तो सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट ऐसे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है, मतलब उससे आपको प्रश्न पूछे ही जाएंगे। और जो सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण जजमेंट हैं उनसे हमारे 3 उद्देश्य पूरे होंगे। पहला उद्देश्य है कि हम संविधान संशोधन को अच्छे से समझ पाएंगे। बहुत सारे जो अमेंडमेंट हुए हैं उनके खिलाफ बहुत सारे आपके जजमेंट हुए हैं। इसके अतिरिक्त दूसरी चीज़ है, बहुत सारे आर्टिकल को आप समझ पाएंगे। उन आर्टिकल को सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट के द्वारा परिभाषित ही किया है। तो कल मैंने आपको बेरोबारीवाद बताया था, बेरोबारी समझ में आ गया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आज हम चर्चा करेंगे शंकरी प्रसाद केस की। बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पहला संविधान संशोधन जो हुआ था उसी के खिलाफ ये पूरा का पूरा केस आया था। तो आज इस केस को समझेंगे। इसके बाद मैं आपको पूरी श्रृंखला युक्त, अभी केशवानंद भारती जल्दी नहीं लेकर आऊँगा। क्यों? क्योंककि केशवानंद भारती के पहले बहुत बड़ी पृष्ठभूमि है। सज्जन सिंह वाद है, पहले उसे देखेंगे, फिर गोलकनाथ है ना। जितने भी वाद हैं सारे 368 की जो पूरी कहानी थी, बहुत सारे अमेंडमेंट थे जिनके खिलाफ ये पूरा केशवानंद भारती वाद आया था। तो एक माइलस्टोन है, आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको भी पढ़ेंगे और इसके बाद जितने भी वाद हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, ठीक है, ये पूरा मैं कराऊंगा। अभी आने वाले समय पे मैं चूँकि बहुत सारे एग्ज़ाम आपके जो छोटे एग्ज़ाम होते हैं जुडिशियल सर्विस में, तो बड़े स्तर पर आईपीसी सीआरपीसी मूल विधि से जुड़े हुए विषय वस्तु आते हैं। अब मैं आगे आपको थोड़ा सा आपको आईपीसी सीआरपीसी से जुड़े हुए जो बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं जिनसे प्रश्न पूछते हैं, मैं उनको भी आप लोग को डिस्कस करता रहूँगा। बीच बीच में कोई एक सेक्शन उठा लिया, डिस्कस कर लिया, तो ये काम भी चालू करूँगा। क्योंकि देखो हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं, संविधान में तो आर्टिकल्स हैं, लेकिन जो हमारी दंड प्रक्रिया संहिता है उन सब चीज़ों से भी प्रश्न, थोड़ा जानकारी भी होनी चाहिए आपको, और ये जाके प्रशासन में भी आगे काम आएगा। जब आप एज आईपीएस काम करते हैं या डिप्टी एसपी काम करते हैं या फिर एसआई वगैरह कहीं पर भी, तो आपको बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए जो हमारे, तो उसको भी बीच बीच में आपको साथ साथ, ताकि आपको सुप्रीम कोर्ट उससे जुड़े हुए वाद और जो हमारी कानून व्यवस्था है उसकी एक अच्छी समझ हो सके। ठीक है, तो चलिए शंकरी प्रसाद का केस अच्छे से समझते हैं। ठीक, देखिए आपको पता है कि जब ब्रिटिश काल भारत में चल रहा था तो ब्रिटिशर्स ने भारत में आर्थिक ढांचे के तौर पे यहाँ का जो उन्होंने राजस्व उगाही का जो पूरा प्रणाली डेवलप किया, उसमें जमींदारी व्यवस्था एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु थी। किया क्या उन्होंने, भारत में ज़मीन के टुकड़े को एक पर्टिकुलर किसी क्षेत्र विशेष में एक व्यक्ति को दे दिया और उसे वहाँ का जमींदार घोषित कर दिया। 3 तरीके की व्यवस्थाएं उन्होंने विकसित की थी, जमींदारी व्यवस्था, रैयतवारी व्यवस्था और महलवारी व्यवस्था। तो जमींदारी व्यवस्था में जो मालिकाना हक है वो जमींदार को दे दिया गया, एक व्यक्ति को दे दिया गया। रैयतवारी व्यवस्था में जो मालिकाना हक था वो किसानों के पास ही था, रैयतों के पास ही था। और महलवारी व्यवस्था में जो मालिकाना हक था वो गाँव के पास था, ग्राम के पास था। तो ओवरऑल देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो संपत्ति का सेंट्रलाइजेशन किया गया वो किस में किया गया, आपका जमींदारी व्यवस्था में। एक व्यक्ति को ही पूरे संपत्ति का मालिक बना दिया गया, बाकी लोग जितने भी थे वो सब क्या बन गए, मजदूर बन गए, श्रमिक बन गए, उसी अपनी ही जमीन पे श्रमिक बन गए। तो ये राजस्व उगाही के 3 प्रणालियां इन्होंने डेवलप की कि टैक्स का कलेक्शन कौन करके देगा, जमींदार करके देगा, कहीं पर रैयत करके देगा, कहीं पर। तो ये जो उत्तर भारत का बेल्ट है, बिहार वाला हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब के कुछ हिस्से में, पंजाब के कुछ हिस्से में महलवाड़ी भी थी, ये भी था बना। तो यहाँ पे आपका जमींदारी व्यवस्था थी। बंगाल के हिस्सों में ये सब जमींदारी व्यवस्था वाला क्षेत्र था। तो बड़े स्तर का व्यापक शोषण होता था। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद संविधान निर्माताओं ने पहला काम ये कर दिया कि संपत्ति को, अधिकार को फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया। मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि जब हम चीज़ों को बनाते हैं तो बहुत आदर्श रूप में स्थापित करते हैं। हमें लगता है कि संपत्ति इतने सारे हम मौलिक अधिकार लोगों को दे रहे हैं तो हम उनके संपत्ति के अधिकार को भी मौलिक अधिकार के तौर पे दे दें। लेकिन जब इसको क्रियान्वित किया गया, संविधान लागू हुआ, तो फिर धीरे धीरे ये समझ में आया कि शायद कुछ गड़बड़ हो गई क्या, शायद कहीं पर कुछ मिस्टेक हो गई क्या। क्योंकि जब भी कोई राज्य विकास का काम करने जाता, जैसे ही राज्य समता मूलक समाज का निर्माण करने जाता, वैसे ही लोग जाके सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो जाते। डेवलपमेंट के लिए जमीन, भूमि सबसे महत्वपूर्ण अंग है कि नहीं है? कुछ भी विकासात्मक कार्य करना है, भूमि से बढ़ के कुछ नहीं है। तो लैंड अधिग्रहण किया जाता, फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो जाता, क्योंकि संपत्ति का अधिकार आपका फंडामेंटल राइट था।
तो आपको जैसा कि पता होगा कि समाज में उस समय एक ही वर्ग के पास ज़मीन के बड़े बड़े पट्टे थे, बड़े बड़े टुकड़े थे। तो ऐसे में ज़मीन को सभी को देना बहुत ज़रूरी था, बंटवारा करना बहुत ज़रूरी था, चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड के रूप में हो, चाहे किसी भी लैंड के रूप में हो। तो ऐसे में एक व्यवस्था लेकर के आई गई कि ये जमींदारी प्रथा को ख़त्म कर दिया जाए, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया जाए, ठीक है। और इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया एक कानून ला करके। अब जब समाप्त किया जाएगा, आप जो है हजारों हेक्टेयर के मालिक होंगे, अचानक से आपकी पूरी संपत्ति को आपसे ले करके दूसरों को वितरित कर दी जाएगी, तो पेट में दर्द तो होगा ही, है ना। और बात करूंगा, पहला संविधान संशोधन भी देखेंगे, पहले संविधान संशोधन में क्या हुआ। तो शंकरी प्रसाद बिहार में जमींदार थे। अब इनको जब पता चला कि अब रातों रात हम भी उसी श्रेणी में आके खड़े हो जाएंगे जिसमें राज कर रहे थे, तो इन्होंने कहा कि भाई संपत्ति का अधिकार चूँकि मेरा फंडामेंटल राइट है, और आपको शायद पता हो कि प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ दी गई, और 9वीं अनुसूची को वाद योग्य नहीं बनाया गया, यानी कि उसको लेकर के 9वीं अनुसूची में जो विषय डाले जाएंगे वो ज़्यादातर विषय, मतलब ज़्यादातर क्या, सभी विषय भूमि सुधार से जुड़े हुए होंगे। यदि राज्य को भूमि अधिग्रहण करना है तो उसके लिए कानून बनाया, और कानून को जैसे ही कानून बनाया जाता था भूमि अधिग्रहण के लिए, कोई भी राज्य बनाता था तो क्या हो जाता था, सब एफआर को लेकर, फंडामेंटल राइट वायलेशन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाके खड़े हो जाते थे। तो ऐसे में 9वीं अनुसूची में यदि वाद डाल दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। और 2 अनुच्छेद जोड़ दिए गए, 31A और 31B। 31B में ही ये व्यवस्था कर दी गई, 31A में कि राज्य आपकी जमीन ले सकता है, और 31B में कि 9वीं अनुसूची को वाद योग्य नहीं बनाया जाएगा, आप न्यायपालिका नहीं जा सकते। तो देखो, एक तरफ फंडामेंटल राइट भी है, आर्टिकल 31 जो आपका संपत्ति का अधिकार था, बहुत बाद में हटा, ये 44वें संविधान संशोधन में जाके हटाना पड़ा इसे। तो संपत्ति जमींदार उन्मूलन जब हुआ, और आपको पता होगा जमींदार उन्मूलन कानून जो है ये बहुत बड़ी भारत के लिए नासूर आज भी बना हुआ है। आपको शायद पता हो, ये जो नक्सलवादी व्यवस्था है पूरी की पूरी, जो है नक्सलवादी एक नया शब्द निकल के आया, ये भी जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ ही था। जमींदारों के खिलाफ एक विद्रोह हुआ नक्सलवाड़ी गांव में, और वहां से नक्सली आंदोलन, नक्सली मूवमेंट निकल के आया, समझ रहे हैं। क्योंकि जब जमींदारी उन्मूलन कानून लगाया गया तो कोई भी जमींदार चाहता ही नहीं था कि उसकी लैंड का हिस्सा किसी और को मिल जाए, जो आज तक मजदूर था वो मालिक बन जाए, लेकिन ये जरूरी था देश के डेवलपमेंट के लिए। तो शंकरी प्रसाद महोदय चले गए पटना हाई कोर्ट, ठीक है। और पटना हाई कोर्ट अब चूंकि वो गलत नहीं है, आपको पता होगा कि अनुच्छेद 13 जो है ये कहता है कि जो भी कानून आपके मौलिक अधिकारों को छीनने का प्रयास करेगा वो कैसा हो जाएगा, असंवैधानिक हो जाएगा, उसको हम खत्म कर देंगे। तो जो भूमि सुधार कानून और 9वीं अनुसूची जो प्रथम संविधान संशोधन है, पहले संविधान संशोधन से राइट जा रहा था क्योंकि भूमि सुधार कानून जितने भी थे सब वहीं पर जा रहे थे 9वीं अनुसूची पे। तो ऐसे में पटना हाई कोर्ट ने बोला कि ये संविधान संशोधन भी विधि के अंतर्गत आता है, ये भी एक कानून है, और कानून होने के कारण से क्या है, ये असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। शंकरी प्रसाद का तो काम हो गया, ठीक है। और इसके बाद ये बात सिर्फ पटना तक की नहीं थी। देखो, शंकरी प्रसाद को एक चीज़ और देखा जाए तो यदि उन्होंने फंडामेंटल राइट का मुद्दा उठाया तो केवल वो अपनी बात नहीं कर रहे थे बल्कि सभी जमींदारों की बात कर रहे थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी कुछ मामले आए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये संविधान संशोधन जो हुआ है, पहला संविधान संशोधन जो हुआ है, ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर रहा है, क्योंकि राज्य जो है संपत्ति का रेगुलेशन कर रहा है, विनियमन कर रहा है, ना कि वो संपत्ति के अधिकार को छीन रहा है। यानी कि नागपुर हाई कोर्ट में भी मामले गए कुछ सारे, वहां पर भी यही मामला निकल के आया। तो अब देखिए, देश में हाई कोर्ट के अलग अलग डिसीजंस आने लगे भूमि सुधार कानून को लेकर के। जिसकी संपत्ति छिनती वही कोर्ट चला जाता, और पूरे भारत भर में जितने हाई कोर्ट्स थे हर जगह अलग अलग प्रकार के डिसीजंस आने लगे। कभी कोई हाई कोर्ट इसे असंवैधानिक घोषित कर रहा है, कोई हाई कोर्ट इसे संवैधानिक मान्यता दे रहा है। तो ऐसे में जब ये विवाद आता है तो फिर सबसे ऊपर बैठा है सुप्रीम कोर्ट। फाइनली मामला आया, शंकरी प्रसाद का वाद ये आया सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट ने, आप जानते हो बेरूबारी वाद में आपने समझा होगा कि सीधा प्रस्तावना को ही मना कर दिया कि ये संविधान का भाग नहीं है। बेरूबारी
या नेहरू नून समझौते को लागू करने के लिए सीधा मना ही कर दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग ही नहीं, क्यों बवाल करना। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सीधे शब्दों में बोला, देखो बोला कि जो संविधान संशोधन किए जा रहे हैं ये विधि नहीं है, कानूनी नहीं है, और जब संविधान संशोधन कानून नहीं है तो आर्टिकल 13 इनमें लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो आज मैं 3-4 आर्टिकल आपको समझाऊंगा और आप अच्छे से इसको समझने का प्रयास करेंगे। यानी फाइनली शंकरी प्रसाद का जो केस था, शंकरी प्रसाद के केस में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान संशोधन को कानून के दायरे से बाहर कर दिया और उन्होंने कहा कि पहला संविधान संशोधन लीगल है। तो सबसे पहले थोड़ा सा समझते हैं हम लोग, पहला संविधान संशोधन जो आपका हुआ है ये क्या है, इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं, ताकि आपको चीजें बहुत स्पष्टता से समझ में आ जाए। ठीक, देखिए ये है आपका, थोड़ा सा बस आपको ग्लिम्स समझना है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, लेकिन ये है कि पता होना चाहिए अच्छे से। तो शंकरी प्रसाद केस ये 1951 का केस है। कब का केस है? ठीक है, और जो शंकरी प्रसाद ये बिहार के जमींदार थे, भूमि सुधार से जुड़ा हुआ केस है ये, जमींदारी प्रथा के खिलाफ ये केस है। जमींदारी उन्मूलन एक्ट 1951 आया था, उसके खिलाफ ये पूरा का पूरा मामला था, शंकरी प्रसाद केस। और सुप्रीम कोर्ट के जो बातें थी वो अभी हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे जब आप इसको समझेंगे। प्रथम संविधान संशोधन किया गया, प्रथम संविधान संशोधन में 31A जोड़ा गया। इसके बाद 31A कहता है, मैं भी 31A थोड़ा डिटेल से दिखा दूंगा, है तो बहुत बड़ा लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा दूंगा। आसान भाषा में यदि 31A को समझे तो 31A कहता है कि सरकार किसी की भी जमीन को क्या कर सकती है? ले सकती है। ठीक है, सरकार किसी की जमीन को कैप्चर कर सकती, कब्जा कर सकती, कैसे करेगी वो प्रक्रिया 31A में दी गई है। दूसरा 31B जोड़ा गया, तो 31B में क्या बोला गया कि कोई भी कानून जो है यदि नवी अनुसूची में डाल दिया जाएगा तो न्यायपालिका के क्षेत्र से, अधिकार क्षेत्र से आप उसे न्यायपालिका नहीं ले जा सकते। 31B में ये लिख दिया गया। ठीक, और इसके बाद एक नवी अनुसूची जोड़ दी गई। तो अब हम लोग थोड़ा सा पहला संविधान संशोधन समझते हैं। पहले संविधान संशोधन में क्या क्या हुआ। सिर्फ नवी अनुसूची और 31B तो बात हुई ही थी, लेकिन कुछ अतिरिक्त और बातें हैं तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, इसके तहत जो अल्टीमेट इसका गोल था प्रथम संविधान संशोधन 1951 का, इसके तहत सामाजिक आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के लोग थे उनके लिए विशेष उपबंध बनाने के राज्यों को शक्तियां दी गई कि आप समाज का जो सोशल वीकर सेक्शन है, सोशल इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, उसके लिए क्या कर सकते हैं आप? स्पेशल कुछ कानून बना सकते हैं। एक तो ये बात थी। दूसरी बात थी कि कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण आदि की व्यवस्था, कि संपत्ति को भी हम अधिग्रहण कर सकते हैं। भूमि सुधार तथा न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानूनों को नवी अनुसूची में स्थान दे दिया गया। यानी नवी अनुसूची में जो भी डाल दिया जाएगा वो क्या हो जाएगा? न्यायपालिका के दायरे से बाहर हो जाएगा। अनुच्छेद 31 में 2 उपखंड जोड़ दी गए, 31 से 31B। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 में भी संशोधन हुआ था पहले संविधान संशोधन में। 3 नए आधारों पर प्रतिबंध, यानी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध की बात हुई। क्या क्या प्रतिबंध बोले गए? यदि लोक आदेश दिया जाता है, यदि अपराध करने के लिए कोई उकसाता है, विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने में भी कोई दिक्कत आती है, मान लीजिए आप कुछ ऐसे कमेंट करते हैं जिससे कि भारत राज्य के किसी दूसरे राष्ट्र से विदेशी संबंध खराब हो जाएंगे, तो ऐसे में क्या हो जाएगा? आपकी स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, लोक आदेश अपराध के लिए यदि आप, अभी जैसे आप लोग देखिए इस समय एक बहुत बड़ी विडंबना है, और यह कहें कि हमारे समाज का जो सबसे कह सकते हैं भयावह चेहरा है वो है दहेज प्रथा। अभी आपने देखा गुजरात में आयशा नामक एक बच्ची ने, 23 साल की बच्ची ने दहेज प्रथा के दंश में अपने आप को समाप्त कर लिया। तो यहाँ पर जो उसका पति आरिफ है वो क्या है? अपराध के लिए उसे उकसा रहा है। उसने यहाँ तक बोला कि तुम जब मर जाना अपना वीडियो बना के भेज देना। उसने बना के सबके पास भेज दिया। लो, तो समझिए सामाजिक संरचना। तो ये आपका क्या है? यदि आप अपराध के लिए चाहे बोलने के किसी भी माध्यम से, तो आपके राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत नहीं आता है, स्वतंत्रता के अधिकार को। तो ये भी आपका पहले ही संविधान संशोधन में जोड़ दिया गया था। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया गया। इस व्यवस्था की नई, इसके तहत और क्या क्या किया गया? राज्य ट्रेडिंग, यानी कि इसके तहत राष्ट्रीयकरण करने को भी लीगल कर दिया गया कि राज्य ट्रेडिंग और राज्य द्वारा व्यवसाय व्यापार का राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है। यानी कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं, प्राइवेट बैंक हैं, उनको हम राष्ट्रीयकृत कर सकते हैं। ठीक है, तो यह व्यवस्था की गई कि राज्य ट्रेडिंग और राज्य द्वारा व्यापार
व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण को इस आधार पे अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि व्यापार और व्यवसाय के अधिकार का उल्लंघन होता है। ये भी एक राइट आपको मिला हुआ है कि आप व्यापार और व्यवसाय कर सकते हैं, राइट मिला हुआ है आर्टिकल 19 के तहत। लेकिन राज्य जब चाहे तो व्यापार और व्यवसाय को राष्ट्रीयकृत कर सकती है, राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर सकती है। हुआ था 1969 में बैंकों का, है ना। तो ऐसे मैं कहने का तात्पर्य ये आपके प्रथम संविधान संशोधन में ये बातें लिखी हुई गई हैं। 1951 में ये पारित हुआ। ठीक, क्या क्या थी? पहले सोशल वीकर सेक्शंस के लिए राज्य क्या सकता है? कानून बना सकता है उनके उत्थान के लिए। कानून की रक्षा के लिए संपत्ति का अधिग्रहण किया जा सकता है। इसके तहत भूमि सुधार और न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानूनों को नवी अनुसूची में स्थान दिया जा सकता है। आर्टिकल 31 में 2 उपखंड 31 से 31B जोड़े गए। ठीक, इसके बाद वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने पर 3 नए आधार जोड़े गए। लोक आदेश, अपराध के लिए उकसाना, विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखने के लिए। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रीयकरण की बात की गई। क्लियर? पहला संविधान संशोधन नहीं भूलोगे क्या है। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत आसान है। सिर्फ इसमें केवल नवी अनुसूची नहीं है, बाकी के भी क्लॉज हैं वो भी जानने चाहिए। तो ये आपका था पहला संविधान संशोधन, और इसमें जो 3 चीजें थी 31 से 31B और नवी अनुसूची, उसको लेकर के कुछ बवाल हुआ। तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। ये है 31A में लिखा है संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 13, मतलब समझ ही रहे ना अनुच्छेद 13 क्या कहता है। पहले अनुच्छेद 13 ही देख लो, यही बवाल, ये है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 कहता है कि मूल अधिकार जो आपके फंडामेंटल राइट हैं उससे असंगत कोई भी कानून यदि पारित किया जाता है या पारित किया गया है पहले भी, यानी आज़ादी के पहले भी यदि कोई कानून पारित किया गया है जो फंडामेंटल राइट को समाप्त करेगा, या पार्लियामेंट के द्वारा भी कोई ऐसा कानून पारित किया जाएगा या पारित किया गया है, तो वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। कैसे, क्या क्या चीजें यहां पर हैं देख लो एक बार थोड़ा सा इसको। आर्टिकल 13 आज ही आपको, आज अंतिम है, इसके बाद आपको आर्टिकल 13 नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है मूल अधिकारों से असंगत उसका अल्पीकरण करने वाली विधियां। इस संविधान के प्रारंभ के ठीक पहले भारत के राज क्षेत्र में प्रबद्ध संविधान प्रारंभ, आर्टिकल 39 लिखा हुआ है संविधान का प्रारंभ। संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले, यानी 26 जनवरी से ठीक पहले, भारत के राज क्षेत्र में प्रबद्ध सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य हो जाएंगी जो कि इस भाग के से असंगत है। यानी कि जितना इस भाग को खत्म करने का प्रयास करती है वो सारी विधियां समाप्त हो जाएंगी। तो फंडामेंटल राइट का यदि वायलेशन होगा तो आर्टिकल 13 लग जाएगा। ये पहला क्लॉज कहता है इसका, ये पहला क्लॉज कहता है। ये इसको बोलते हैं आच्छादन का सिद्धांत। यही है आच्छादन का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत। यानी जो भी मौलिक अधिकार को आच्छादित करेगा उसे समाप्त करने का प्रयास करेगा। आजादी से पहले जितने भी कानून बने हैं यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं तो समाप्त हो जाएंगे। बहुत आसान है, बहुत क्लियर है। दूसरा क्लॉज ये इंपॉर्टेंट है, इसी के खिलाफ शंकरी प्रसाद केस था, क्योंकि ये जो प्रथम संविधान संशोधन किसने बनाया? संसद ने बनाया। तो दूसरा क्लॉज संसद की पावर को कम करता है। राज्य ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है। हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है। और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि का उल्लंघन मात्रा तक शून्य होगी। यानी कि कोई भी कानून ऐसा बनाएंगे यदि उसका कोई भाग, मान लो कानून है कोई ये, ठीक है, यदि इस कानून का ये हिस्सा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है तो इतना हिस्सा ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यदि इतने हिस्से को, इस कानून का इतने हिस्से को समाप्त करने के कारण से पूरे कानून का कोई महत्व नहीं रह जाता तो पूरा कानून भी समाप्त हो जाएगा। सीधा साफ से बात है कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन यदि हो रहा है तो अब लेकिन फंस गए पहला संविधान संशोधन करके, क्योंकि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था। और ऐसे में सही बात है, शंकरी प्रसाद गलत थोड़ो ना थे, गलत थे, नहीं गलत थे। ठीक है, तो संपत्ति के अधिकार को यहाँ पे, तो ये आर्टिकल 2 बहुत इसी 13(2) को खिलाफ था शंकरी प्रसाद का। ठीक है, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है, न्यून करती है। इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि के उल्लंघन की मात्रा तक। क्लियर? ये हो गया। इसको बोलते हैं पृथक्करण का सिद्धांत।
पृथक्करण का सिद्धांत। यानी राज्य कोई कानून बनाएगा तो क्या होगा, पृथक हो जाएगा उतना हिस्सा जो मौलिक अधिकारों को समाप्त करे, इसको बोले पृथक्करण का सिद्धांत। आच्छादन का मतलब होता है कि ग्रहण, आच्छादन का मतलब ग्रहण, यानी पहले के कानून यदि मौलिक अधिकारों को ग्रहण करें, ग्रहण समझते हैं ना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, क्या होता है चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्रमा आ जाता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है तो सूर्य ग्रहण होता है कि चंद्र ग्रहण, तब तो सूर्य ग्रहण पड़ता है ना चंद्रमा को, है ना। और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब क्या होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये अमावस्या पूर्णिमा वाली कहानी है, जितना भी ये खींचे तो उतना ये मात्रा तक मतलब पुराने कानून चले जाएंगे। अब वैसे राज्य के द्वारा भी पुराने कानून बहुत सारे खत्म कर रहे हैं, खत्म भी करते जा रहे हैं। ये तो हो गए 2 क्लॉज, इसमें और भी क्लॉज है कुछ, और इसमें आगे बवाल बहुत ज्यादा है। आर्टिकल 13 सबसे विवादित अनुच्छेद रहा है, क्योंकि इसको लेके संसद कई बार बहुत अपने आप को पीड़ित समझती थी और कई बार न्यायपालिका की पावर को भी खींचना उसने चाहा। इसकी हमेशा चर्चा होगी आर्टिकल 13 की। अनुच्छेद 368 से सीधा सीधा संबंध है इसका, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे आगे चल के, जब फिर से चर्चा होगी, केशवानंद भारती आएगा, इससे पहले और बहुत सारे केसेस आएंगे। एक कामेश्वर सिंह का केस था, कामेश्वर सिंह भी आपके दरभंगा के महाराजा थे, महाराजा या जमींदार टाइप में थे वो भी। कामेश्वर सिंह का वाद भी आया था 1952 पे, तो अभी थोड़ा सा मैं ग्लिम्स दे दूंगा उसका, ठीक है। तो इस अनुच्छेद में जब तक अन्यथा से अपेक्षित ना हो, विधि के अंतर्गत विधि को परिभाषित किया गया। तीसरा क्लॉज कहता है विधि का मतलब क्या है, कानून किसे कहेंगे। कानून का मतलब है भारत के राज क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई भी अध्यादेश, ठीक है, कोई भी आदेश, कोई भी उपविधि, कोई भी नियम, कोई भी विनियम, कोई भी अधिसूचना, कोई भी रूढ़ि, कोई भी प्रथा, ये सब क्या होगा, विधि होगा। और पहला क्लॉज और दूसरा क्लॉज क्या कह रहा है कि कोई भी विधि, कोई भी विधि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन। तो यहां बता दिया कि विधि का मतलब क्या है। पहला क्लॉज दूसरा क्लॉज किसके ऊपर लगेगा, तीसरे क्लॉज के ऊपर, ठीक है। अब गड़बड़ यहीं पे थी, भाई ये विधि में संविधान संशोधन है कि नहीं है, इसको मानेंगे विधि की नहीं मानेंगे। यदि विधि मान लेंगे तो पहला दूसरा लग जाएगा तुरंत ही, लगेगा नहीं लगेगा। यदि संविधान संशोधन तो आर्टिकल 3(2) लग जाएगा, जो भी संसद कानून बनाएगी 13(2) लग जाएगा उसमें, वो उतना हिस्सा चला जाएगा यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट को जानते ही हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या, पहले सुप्रीम कोर्ट ने ही शंकरी प्रसाद में बोल दिया कि संविधान संशोधन विधि नहीं है, ये कानून ही नहीं है। तो जब कानून ही नहीं है तो फिर क्यों प्रथा को, मौलिक अधिकारों का हनन करे, जो करे। लेकिन केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा काम किया है। क्यों, क्योंकि ये गड़बड़ हुई आपकी 42वें संविधान संशोधन में, चौथा क्लास जोड़ दिया। जब न्यायपालिका ने तो ऐसे ही बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही बोल दिया शंकरी प्रसाद के केस में कि संविधान संशोधन विधि के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए 13(2) नहीं लगेगा, उसको पृथक नहीं किया जा सकता, उसको अवैध घोषित नहीं किया जा सकता, इलीगल घोषित नहीं किया जा सकता। तो विधायिका ने कहा कि कब तक इनकी बात मानेंगे, हम लिख ही देते हैं। तो इन्होंने लिख ही दिया, चौथे क्लॉज में लिख दिया कि इस अनुच्छेद की कोई बात आर्टिकल 368 के अधीन किए गए संविधान के संशोधन में लागू नहीं होगी। दिल खोल के पूरी बात क्लियर कर दी, ठीक। लेकिन फिर केशवानंद भारती में इसलिए बेटर हो जाता है क्योंकि केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट स्वीकार करता है कि ठीक है, आप कोई भी संविधान संशोधन करिए, लेकिन आप संविधान के आधारभूत ढांचे को नहीं छेड़ेंगे। अब क्योंकि इन्होंने किया गड़बड़ 368 में, इन्होंने, अब ये मैं आगे चल के पूरी कहानी सुनाऊंगा, 368 में भी चौथा क्लॉज जोड़ा इन्होंने, और वहां पे लिख दिया कि संविधान में किसी भी हिस्से में यदि विधायिका के द्वारा संशोधन किया जाता है तो न्यायपालिका उसका पुनरावलोकन नहीं कर सकती, न्यायपालिका के दायरे से बढ़ाए। ये तो 42वें में इन्होंने खेल कर दिया जब इमरजेंसी लगी थी। और 24वां संविधान संशोधन में राष्ट्रपति से बोल दिया कि यदि हम कोई भी संविधान संशोधन करके तुम्हारे पास देंगे बिल, तो आप वीटो नहीं करोगे, उसको रोक के नहीं रखोगे, तुरंत साइन मारोगे उस पर, बाध्यकारी है। आपको जैसे ही संविधान संशोधन बिल दिखे, आंख में पट्टी बंद करनी है, तुरंत साइन मार देना है। तो राष्ट्रपति, ठीक, कोई बात नहीं, सीधा नहीं तो आर्टिकल 61 अनुच्छेद 61 महाभियोग, उस प्रक्रिया से बचना है तो आंख में पट्टी बांधनी पड़ेगी। लेकिन जब इन्होंने इसको छुआ 368 को
और 368 में न्यायपालिका के भाग 13 की ये पावर, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहां से मिलती है? सुप्रीम कोर्ट को, अनुच्छेद 13 से। तो ये पावर जब इन्होंने समाप्त करनी चाहिए तो फिर सुप्रीम कोर्ट केशवानंद भारती वाद लेकर के आ गया। मिनर्वा मिल्स वाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि न्यायिक पुनरावलोकन संविधान का आधारभूत ढांचा है, इसलिए आप न्यायपालिका की न्यायिक पुनरावलोकन करने की शक्ति को नहीं छीन सकते, इसको कम नहीं कर सकते, चाहे वो संविधान संशोधन ही क्यों ना हो। जब उन्होंने देखा कि अभी मेरे ऊपर भी गाज गिर रही है तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा उसको इलीगल घोषित कर दिया। तो शंकरी प्रसाद का केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। ये आपका तो 13। अब देखो, अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे थोड़ा 31 है और 31B बता देता हूँ, ठीक है। 31 तो नहीं रहा, लेकिन 31 है, 31B, 31C भी है। 31C बाद में बताऊंगा जब आर्टिकल 39 के बारे में चर्चा करेंगे। डीपीएसपी को प्रभावी बनाने के लिए 31C वो बात की बात है। पहले 31A में क्या बोला इन्होंने? संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति, है ना। इन्होंने कहा कि किसी भी संपदा के या उसके किसी भी अधिकारों को राज्य द्वारा अर्जन या किन्हीं ऐसे अधिकारों का निर्वापन या परिवर्तन करने के लिए, मतलब बताए, सीधी साफ सी बात है, ये पढ़ लेना, ये पूरा बहुत बड़ा है, मैं पढ़ाऊंगा नहीं यहाँ पे क्लियरली आपको। ये आर्टिकल 30 की संपत्ति का अर्जन किया जा सकता है, आर्टिकल 13 कुछ नहीं बिगाड़ेगा, ठीक है। आर्टिकल 13 इस पे, और आगे इन्होंने 31B पे देखिए, ये देखिए 31 से थोड़ा सा काफी बड़ा है, आप लोग देख लीजिएगा, मैंने जस्ट आपको बता दिया इसका। 31B में इन्होंने जो बोला, 31B में कहा कि कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण, जितनी भी 31A में बातें लिखी हैं, अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना नवी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमों और विनियमों में से उसके उपबंधों में से कोई इस आधार पर शून्य या कभी शून्य हुआ नहीं समझा जाएगा कि वह अधिनियम विनियम उपबंध इस भाग के उपबंधों द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत है। यानी आर्टिकल 13 के खिलाफ जाके खड़ा हो गया 31। आर्टिकल 13 क्या कहता है कि कोई भी कानून बनाओगे, यदि वो कानून, तो आर्टिकल 30 भी क्या कहता है कि कोई भी कानून बनाओ यदि नवी अनुसूची में है तो वो पुनरावलोकन में नहीं है, असंगत नहीं होगा, शून्य नहीं करार दिया जाएगा। क्लियर? आर्टिकल 31A और 31B ये दोनों आपको याद कर लेना चाहिए। आर्टिकल 13 तो आपको याद होना चाहिए, चारों के चारों क्लॉज अभी आपको याद हो गए होंगे। आर्टिकल 13 के पहला क्लॉज आच्छादन का सिद्धांत, ठीक, ब्रिटिशर्स के द्वारा जो कानून बनाए गए थे वो कानून यदि मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं तो अब नहीं रहेंगे। आर्टिकल दूसरा 31B और आसान पृथक्करण का सिद्धांत, यानी संसद कोई कानून ऐसा बनाएगी तो वो उस मात्रा तक शून्य हो जाएगा। 31C विधि को परिभाषित किया गया विधि के अंतर्गत, और 31 का चौथा क्लॉज क्या कहता है कि संविधान संशोधन विधि के अंतर्गत नहीं आता, विधि के अंतर्गत परिभाषित। 4 ही क्लॉज हैं, चारों आपने पढ़ लिए, 31 के 13 के चारों। बाकी 31 आपको पता है कि संपत्ति का अर्जन किया जा सकता है, और 31B, 31 जो है आर्टिकल 31 संपत्ति का अधिकार था, लेकिन अब कहाँ चला गया? गायब हो गया। कहाँ, कब चला गया? 44वें संविधान संशोधन में गायब करके आर्टिकल 300A पे रख दिया गया और लिख दिया गया कि आपको आपकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार के बिना अलग नहीं किया जाएगा, एक कानून के तहत ही आपको आपकी संपत्ति से पृथक किया जाएगा, अलग किया जाएगा। तो बहुत आसान है, कुछ नहीं है। तो शंकरी प्रसाद का जो पूरा केस था, सुप्रीम कोर्ट ने, चूंकि देखो पटना हाई कोर्ट के हिसाब से जाते तो फिर वो प्रथम संविधान संशोधन इलीगल होता, अदर हाई कोर्ट थे वहां पर भी विवाद हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने आगे आके इस पूरे विवाद को समाप्ति कर दी। आपकी देखिए नवी अनुसूची है, आर्टिकल 31B लिखा हुआ है ना इसमें, नवी अनुसूची में ये सारे कानून है जो जिंदा है। ये लिखा हुआ बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950, मुंबई अभिवृत्ति कृषि भूमि अधिनियम 1948, सब भूमि सुधार कानून है, जमींदारी उन्मूलन कानून है, सारे के सारे। हर राज्य ने अपने अपने राज्य में, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए खूब सारे हैं इसमें, भरे पड़े भीड़। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसका दुरुपयोग भी हो रहा है, यहाँ तक कि तमिलनाडु सरकार के द्वारा आरक्षण के मुद्दे को भी यहाँ पे डाल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पागल हो क्या, अब कुछ भी डालोगे आप नवी अनुसूची में, यदि इसको वाद योग, तो उन्होंने बोला कि केवल भूमि सुधार, यदि कुछ और डालोगे तो मैं भी इसका भी पुनरावलोकन कर लूंगा। ठीक है, पता चला फिर इसके नाम पे कुछ भी डाल दो यहाँ पे,
कि नवी अनुसूची प्राधिकार से बाहर है तो भूमि सुधार के अतिरिक्त अन्य चीज़ों को, ठीक है, पुनरावलोकन के बाहर नहीं रखा जा सकता। इसके बाद ये हो गया आपका 31, ये 3 आर्टिकल यहाँ पे इससे जुड़े हुए हैं और जो रफली बातें वही हैं जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया कि प्रथम संविधान संशोधन के खिलाफ शंकरी प्रसाद ने अपील की थी और उन्होंने कहा था कि अनुच्छेद 13 के तहत संपत्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है ना। अनुच्छेद 13 कह रहा है कि ऐसा कोई कानून राज्य नहीं बनाएगा, 13(2), लेकिन इन्होंने बना दिया पृथक्करण के सिद्धांत को अब यहाँ पे लागू करना चाहिए। पटना हाई कोर्ट ने कहा कि हाँ मौलिक अधिकारों का हनन है ना। और इसके अलावा आर्टिकल 19F में भी संपत्ति का अधिकार लिखा होता था पहले कि आपको अपनी संपत्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19F में था, वो भी खत्म हो गया। और आर्टिकल 31 इन दो का अधिकार हनन है। और इसके बाद जो है पटना उच्च ने भूमि सुधार कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर दिया। देश के अन्य उच्च न्यायालयों ने भूमि सुधार को संवैधानिक करार देना चालू कर दिया, जिसमें से इलाहाबाद, नागपुर, ये उच्च न्यायालय थे सारे। और एक ये भी प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के पास गया था कि क्या 368 के तहत मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, क्या 368 फंडामेंटल राइट के संशोधन को भी कर सकता है। तो पटना उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 603 से 68 के तहत किए गए संशोधन को अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत माना, यानी कि अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत ही आपका संविधान संशोधन आता है, ऐसा पटना हाई कोर्ट ने माना था। उस आधार पे भूमि सुधार कानून आपके, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने मामले को आसानी से रफा दफा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रथम संविधान संशोधन संवैधानिक है, ये किसी भी तरीके से इलीगल नहीं है। क्यों? क्योंकि इस संशोधन को केवल संपत्ति के नियमन का आधार है, ये संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि संपत्ति का अधिकार तो था ही नहीं। वो ये नहीं बोल सकते थे कि संपत्ति का अधिकार है ही नहीं, वो काम विधायिका को करना था और विधायिका ने करते करते 1978 लगा दिया। 1978 में संपत्ति का अधिकार गया तो उन्होंने कहा इससे संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन नहीं, संपत्ति का नियमन किया जा रहा है, रेगुलेशन किया जा रहा है। क्यों? इस संविधान संशोधन के द्वारा हम समावेशी विकास की प्रक्रिया के सहायक के रूप में काम कर रहे हैं। हम देश में समावेशी विकास सब तक पहुंचा रहे हैं, सबको संपत्ति पहुंचा रहे हैं और इसके माध्यम से ही राष्ट्र के विकास की प्रक्रिया के महत्व के अंतर्गत जमींदारी उन्मूलन को आवंटित भूमि का प्रयोग कृषि हेतु सभी को वितरित किया गया। यानी कि हम कृषि कार्य के लिए और देश में तो सभी को भूमि को वितरण किया गया। तो आप लोगों में से किसी के दादा परदादा को भूमि मिली होगी? मिली नहीं मिली? हाँ चली गई। कहाँ चली गई? अच्छा, आप जमींदार परिवार से थे? अच्छा, तो चली गई कैसे फिर? चली गई वही बोल सकता है जो जमींदार रहा। 50 एकड़ तक चली गई। अच्छा, ज़्यादा था। हमारे भी हम भी उसी परिवार खानदान से थे जिनकी चली गई। ठीक है, तो कुछ नहीं बचा, ख़त्म कहानी पूरी। जो बची उसे बेच बाच भी लिए कि अब क्या करना रख के। सर ये जेवर वाला क्या मैटर है? एयरपोर्ट जो बन रहा है, क्या हुआ? जेवर एयरपोर्ट पर भी यही। हाँ, वहाँ भी भूमि, ये तो हर जगह है पूरे इंडिया में। अभी यहीं पे आप देख लो, यहाँ पे आदित्य वर्ल्ड सिटी बन रही है NH24 के बगल में, उसके जस्ट बगल पे आपकी वेब सिटी बन रही है। जितना बड़ा गाजियाबाद है उतनी बड़ी वेब सिटी है। पोंटी चद्दा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, अब नहीं रहे वो, उनके बेटे उसे संचालित करते हैं। तो भूमि अधिग्रहण का मामला बना रहता है। नोएडा में कितने बड़े स्तर पे संपत्तियों का अधिग्रहण किया गया, गुड़गांव में संपत्तियों का अधिग्रहण, ऐसे थोड़ा ना फॉर्चूनर चला रहे हैं हमारे किसान, संपत्तियों का अधिग्रहण हो रहा है, अच्छा खासा मुआवजा मिल रहा है, 2-2, 3-3 करोड़। अभी मैं वो जो किसान नेता, क्या नाम है, पूनम पंडित, यहाँ पे सायपुर बमेठा में आके वो यही चर्चा चल रहा था कि आदित्य वर्ल्ड सिटी ने जितना भूमि, तो ये भूमि का क्या है मामला, जितना भी आपका ये अधिग्रहण वाला मामला, अब तो मतलब कानून आ गया है, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 का जो अधिग्रहण है उसके तहत बता दिया गया है। लेकिन अब जब संपत्ति का अधिकार ही नहीं है, जेवर में भी कुछ किसान हैं। अब जैसे आप यहाँ से ग्रेटर नोएडा जाइए, कई बार सावेरी से होते हुए, ये क्रॉसिंग रिपब्लिक सावेरी है, तो रास्ते में जाएंगे तो बहुत सारा हिस्सा सड़क बनी हुई है लेकिन बीच में सड़क नहीं बनी हुई है। तो मैंने पता किया कि भाई ये सड़क क्यों नहीं बनी है, तो पता चला कि किसानों की ज़मीन है, उन्होंने अभी राज्य को बेची ही नहीं है और वो अच्छी खासी मोटी रकम चाह रहे हैं। तो जब तक नहीं मिल पाएगा, जब तक मामला नहीं होगा, उतने में सड़क नहीं बनी। ज़्यादा दूर नहीं है, 500 मीटर दायरे पे, जितने में नहीं बेचा उतने में लोग निकल रहे हैं, वो बेचना ही पड़ेगा और उस पर क्या खेती करेंगे?
लेकिन वो ये है कि थोड़ा ऐसे जेवर में भी चल रहा है हर जगह की अच्छी मोटी रकम मिल जाए, ये सारी चीज़ें हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने संविधान संशोधन 368 को आर्टिकल 3(2) के अंतर्गत विधि के रूप में नहीं माना। कामेश्वर सिंह वाद में भी यही चीज़ उन्होंने स्पष्ट किया था, ये 1952 का वाद है कामेश्वर सिंह का, और मैंने जैसे कि बताया कि ये भी दरभंगा बिहार के, ये भी जमींदार थे, महाराजा थे कामेश्वर सिंह, उनका भी ये मामला कोर्ट में आया था, ठीक है। सज्जन सिंह भी देखेंगे तो उसमें भी यही सारी चीज़ें हैं। तो ये रहा आपका टोटल क्लियर, संकरीवाद भी क्लियर, ठीक है। एक एक वाद मतलब मैं चाह रहा हूँ कि इससे भूले ना, दिमाग में बस बैठता चला जाए, कोई भी पूछे किधर से भी, संविधान संशोधन भी बैठते चले जाएं, ठीक है, अनुच्छेद भी बैठते चले जाएं, फिर बचेगा क्या, सब इजीली आपको होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये रहा ये, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट।